तो बच्चों आज हम लोग फिजिक्स क्लास 11 के एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आपके एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर नंबर 3 होगा, दैट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और नॉर्मली इसको हम लोग मैकेनिक्स के एक ब्रांच मानते हैं। तो पहले ये समझते चलिए, कुछ आपको क्या है ना कि नए नए नाम से आज जान पहचान होने वाली है, तो घबराएंगे नहीं। जब भी कोई नया शब्द आपके सामने आएगा फिजिक्स का, तो सबसे पहले आप उसके बारे में टोटल जानकारी लेंगे, उसके बारे में उसके जो डेफिनेशन होंगे वो पढ़ेंगे, उसके सारे डिटेल जानेंगे, उसके आधार पर ही हम आगे फिजिक्स को जो है कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज जो है चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी बुक से, और नॉर्मली इसको मैकेनिक्स बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, वो शाखा है जिसमें हम किसी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसको 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है, 3 भाग में इसको बांटा गया है। पहले आपको मैंने बोला ना कि नाम से जान पहचान करना है, तो एक तो मैं आपको बताया कि ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और इसको हम आज दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये हम पेश कर रहे हैं आपको मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के हमने बताया कि मैकेनिक्स वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about motion, of a body, जिसमें हम किसी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स की वो ब्रांच है, और मैं आपको बताया कि इसको 3 भाग में इसको बांटा गया है। वो तीनों का नाम सुन लीजिए। 3 ब्रांचेस हमने बताए। सबसे पहला जिसका नाम आता है वो होता है काइनेमेटिक्स, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसका दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है डायनेमिक्स, DYNAMICS, और जो तीसरा पार्ट आता है वो होता है स्टैटिक्स, STATICS। तो आज नाम पहले देख ले, नाम देख के घबराए नहीं, नाम को बढ़िया से पढ़ ले और इसको अपनी कॉपी में नोट कर ले। तो मैं बताया कि भाई मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जिसके बारे में आज हमें स्टडी करना है, जिसमें हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके 3 ब्रांच है। क्या क्या नाम बताया आपको? इसके 3 ब्रांच है। पहला नाम होता है काइनेमेटिक्स, जो हमारा आज का टॉपिक होगा। उसके बाद एक दूसरा आएगा डायनेमिक्स, और तीसरा आएगा स्टैटिक्स, ये आगे आएंगे। तो भाई काइनेमेटिक्स क्या है? तो काइनेमेटिक्स में जो है हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मगर उसके क्या कारण है बॉडी के मोशन के कारण हम उसकी कोई जानकारी इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं। सिर्फ मोशन के बारे में कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका पोजीशन में जो बदलाव आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्पीड में जो बदलाव आएगी उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी वेलोसिटी, ये सब आगे पढ़ेंगे कि अब उस क्या होता है। और डायनामिक्स में जो है इसमें हम उसके मोशन के बारे में और उसके कारण के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई मोशन के कारण क्या होंगे? तो मोशन का एक कारण हो सकता है फोर्स, यानी कि बच्चों फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये स्टैटिक्स जब होगा इसमें हम किसी बॉडी के रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर वो बॉडी रेस्ट में होगी तो उसके क्या क्या सारे कंडीशन होंगे। तो हम ये 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हमारा जो पार्ट होगा वो होगा काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहें, क्योंकि इसको बार बार मुझे साफ़ करना पड़ेगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, इसको हटा देता हूँ। काइनेमेटिक्स ध्यान से समझेंगे सारी बात को जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए भाई, तो काइनेमेटिक्स में मैं आपको बताया कि इसमें हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कारण के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो अब ये देखिए भाई, मोशन क्या होता है, और मोशन के साथ एक नाम जुड़ा रहता है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट। तो सबसे पहले मैं जानते हैं कि बॉडी रेस्ट में कब बोली जाती है, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, मोशन का मतलब किसी को चलना, यानी उसका पोजीशन का बदलना, बॉडी का चलना यानी पोजीशन का बदलना, तो बॉडी मोशन मानी जाती है। लेकिन अभी देखी जाए तो भाई हम लोग सभी तो अर्थ पर हैं, और अर्थ तो कंटिन्यू चल रही है। अगर हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चल रही है तो उसके अगर देखा जाए तो हम तो मोशन में हैं। अगर हम लोग अर्थ में हैं और अर्थ एनी टाइम वो रोटेट भी हो रही है और आगे भी बढ़ रही है, सर्कुलर पाथ में भी घूम रही है, तो उस तरह देखा जाए तो भाई हम लोग तो हमेशा ही मोशन में हैं। तो इस तरह से तो कोई बॉडी रेस्ट में हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह से हम रेस्ट को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको एक नए नियम से रेस्ट और मोशन को हमने डिफाइन किया, नए नियम से डिफाइन किया। जैसे
अगर मान लीजिए कि एक आदमी बस के अंदर बैठा है यहाँ पर इस तरह से, ये दो आदमी बैठे हुए हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम क्या है, बी है, और यहाँ पर बाहर में कोई एक आदमी खड़ा है सी। कंडीशन देखिएगा, बस यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेगी। अब बी को पूछा गया, बी और ए के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 5 मीटर है, मान लीजिए बी और ए का डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर की दूरी इनके बीच में है। अब ये समय बी से पूछा गया भाई ए रेस्ट में है या मोशन में है, ए जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, रेस्ट में है या मोशन में है। तो बी क्या देखता है कि समय बीतता जा रहा है। बी ने पहले अपनी घड़ी की ओर देखा, T1 टाइम पर देखा, फिजिक्स का ये लैंग्वेज समझिएगा। बी ने T1 टाइम पर देखा ए उससे 5 मीटर की दूरी पर बैठा है। फिर समय बीता, फिर T2 टाइम पर देखा अभी भी वो 5 मीटर की दूरी पर बैठा है। फिर समय बीता, T3 टाइम पर देखा ए अभी भी 5 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। तो भाई बी के अनुसार तो ए का पोजीशन चेंज तो नहीं हो रहा है, तो बी को क्या लगता है, ए जो है वो रेस्ट में है। बी को क्या लगता है, ए जो है वो रेस्ट में है। तो बी ने इंफॉर्मेशन दिया कि ए रेस्ट में है, ए की पोजीशन नहीं बदल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सी से पूछेंगे भाई सी ए जो है वो आपको क्या लगता है, रेस्ट में या मोशन में है। सी क्या देखता है कि T1 टाइम पर ए यहाँ पर था, फिर ये बस आगे की ओर बढ़ी, फिर ए हमारा यहाँ पहुँच गया, फिर थोड़ी देर बाद ए हमारा यहाँ पहुँच गया। तो सी के अनुसार क्या हो रहा है कि ए की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बदल रही है। सी के अनुसार ए की पोजीशन बदल रही है, मगर बी के अनुसार ए की पोजीशन नहीं बदल रही है। तो ये देखिए कि बी के अनुसार ए किस में है, रेस्ट में है, मगर सी के अनुसार ए किस में है, मोशन में है। यानी ए अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किसके रिस्पेक्ट में, यानी इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, हम किससे उसकी जानकारी ले रहे हैं, किससे उसकी जानकारी ले रहे हैं। तो ए जो है वो एक ही टाइम में रेस्ट में भी है और उसी समय वो मोशन में भी है, लेकिन जिस समय वो रेस्ट में है वो बी के रिस्पेक्ट में, मोशन में वो सी के रिस्पेक्ट में है। तो अब देखिए इसमें इसके अनुसार रेस्ट और मोशन का जो डेफिनेशन तैयार किया गया कि भाई रेस्ट क्या होता है, रेस्ट क्या है, व्हाट इज रेस्ट। तो रेस्ट का डेफिनेशन आप क्या बना सकते हैं कि अगर कोई बॉडी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नहीं बदल रही है तो बॉडी किस में बोली जाएगी, रेस्ट में। चलिए लिख देते हैं, आपको नोट भी करते रहेंगे। हमने क्या बोला, इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज with time, does not change with time and observer is called, then body is called at rest। तो बॉडी किस में मानी जाएगी, रेस्ट में। अगर बॉडी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जिसे पूछा जा रहा है, अगर उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, डज नॉट चेंज, नहीं बदल रही, तो बॉडी किस में मानी जाएगी, एट रेस्ट। यहाँ पर रेस्ट के साथ क्या लगेगा, एट। तो ये आप लोग डेफिनेशन नोट कर लें, ये रेस्ट का डेफिनेशन होता है। ओके, उसके बाद हमने बोला मोशन क्या होता है। तो मोशन का आप डेफिनेशन क्या बोलेंगे, आप इसी के अनुसार मोशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी, डज नॉट को हटा देंगे, चेंजेस with time and observer, then body is called in motion। मोशन के साथ क्या लगेगा, हमेशा इन लगेगा। तो आप ये लिख सकते हैं, हमने क्या बोला, if position of body changes with respect to time and observer, then body is called in motion। तो बॉडी किस में मानी जाएगी, मोशन में मानी जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई बॉडी कोई रेस्ट में है या मोशन में है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है कि इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, किससे पूछा जा रहा है, उसके अनुसार कोई बॉडी डिफाइन होगी कि बॉडी रेस्ट में या मोशन में। ये सिंपल सा डेफिनेशन, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में इसके डेफिनेशन को लिख भी देंगे। तो ये तो हो ही गई भाई रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है काइनेमैटिक्स में बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ये तो हो गए रेस्ट और मोशन के डेफिनेशन। अब ये मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हम रेस्ट के बारे में नहीं बल्कि मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई मोशन के टाइप्स कितने होते हैं, तो ये देखिए तरह तरह की बुक में इसके बारे में तरह तरह से लिखा रहता है।
सभी का अपना अपना लिखने तरीका है। तो ये तो जान ले पहली बात, मोशन जो बहुत तरीके के होते हैं। मोशन के टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने तरह के होते हैं। तो देखिए ये तो कंडीशन बेस्ड होता है, कहीं कहीं मोशन को हम लोग अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि कोई बॉडी मोशन में कैसे मूव कर सकती है, तो एक सीधी लाइन में मूव कर सकती है, ये देखिए सीधी लाइन, ये सभी सीधी लाइन है। बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल सकती है, एक इधर गई फिर दूसरे तरफ गई फिर तीसरे तरफ गई, बॉडी स्ट्रेट चल सकती है। या और बॉडी कैसे चल सकती है, तो बॉडी जो है ऐसे सर्कुलर पाथ में चल सकती है, ऐसा गोल गोल चल सकती है। और कैसे मोशन हो सकता है, तो बॉडी इस तरह से ऑसिलेट कर सकती है, ये हम लोग नाम सुने हुए हैं। तो देखिए अगर हम इस तरह से देखेंगे तो मोशन जो वो 3 तरह के माने जाएंगे। अब आप अपने बुक से इसका डेफिनेशन जरूर नोट कर लेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग तरह तरह के वहाँ के मोशन उस स्पेशल कंडीशन बेस्ड हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो आप घबराएंगे नहीं कि भाई इसमें तो 5 नाम दिया है, इसमें तो 6 नाम दिया है, इसमें तो 2 ही नाम दिया है। फिलहाल हम लोग कुछ नाम नोट करेंगे और जब जब समय आएगी तो हम उसके बारे में पढ़ते चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मोशन कितने टाइप्स के हमने देखे। एक हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन, लाइन से बनता है लीनियर, लाइन से क्या सब बनता है, लीनियर। ये जब ऐसा गोल गोल घूमेगी बॉडी तो उसको बोलते हैं सर्कुलर, क्या बोलते हैं, सर्कुलर। और इसका नाम होता है ऑसिलेशन, इस OSCILLATI, ऑसिलेशन। तो ये हम इसके नाम से जान पहचान, भाई इसके नाम पर ही इसके टाइप्स आपको हम आज डिफाइन करके बता देते हैं, बॉडी के मोशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए इसको पहले साफ करते हैं फिर आपको इसके टाइप्स बताते हैं। तो जो पहला यहाँ पे नाम आने वाला है, जो पहला नाम यहाँ पे आने वाला है वो है रेक्टिलिनियर मोशन, नंबर 1। पहला जो नाम आने वाला है वो है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर LINEAR, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन समझते चलिएगा ये क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट मास है, जस्ट एक पॉइंट, आगे आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट मास क्या होता है, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये पॉइंट अगर कोई सीधी लाइन में चल रहा है, पॉइंट अगर कोई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, चाहे वो एक्स की ओर चले, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो नीचे जाए, लेकिन जहाँ भी चले वो सीधी चले, तो वैसे मोशन को हम बोला करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जहाँ पर एक पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। और आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूला बनेंगे ना वो किसी ना किसी पॉइंट से रिलेटेड होंगे। जैसे V = U + AT 9 में आपने पढ़ रखा है, S = UT + ½ AT², ये भी आपको पढ़ने आगे चल करके ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है और ये फॉर्मूला के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, वो आपको 11 में दोबारा से पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या बनता है रेक्टिलिनियर मोशन का, कि अगर कोई पॉइंट मास एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो उस तरह के मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे मान लो एक सीधी सड़क पर एक बस चल रही है बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से ये बस इस तरह से आगे बढ़ रही है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। अब होता है कि भाई ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने बोला आपको पॉइंट, इफ अ पॉइंट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, हमने डेफिनेशन क्या बोला रेक्टिलिनियर का, इफ ए पॉइंट मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ, then motion is called rectilinear motion। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है तो बॉडी को, इसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ये पॉइंट मास, इफ ए पॉइंट। अब देखिए अगर हम यहाँ क्या बोले कि जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में पेन है, तो ये तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के पूरी बॉडी बन गई होगी, बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर पूरी ये बॉडी बन गई होगी। अब ये बॉडी चल रही है तो यहाँ पर जो इसका पार्टिकल है, जो इसकी वेलोसिटी होगी वही पीछे वाली वेलोसिटी होगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये आगे चला जाए और ये पीछे रह जाए, इसकी स्पीड अलग हो और इसकी स्पीड अलग हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ट्रांसलेटरी मोशन किसको बोलते हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन किसी बॉडी के स्ट्रेट लाइन मोशन को बोलते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन किसको बोलते हैं, कि जब कोई बॉडी या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी बहुत सारे पॉइंट मिलके, ये तो हमने एक पॉइंट के बारे में बताया, और मैं आपको बताता हूँ ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। तो क्या बताया, इफ अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ,
अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वैसे, और उसके जितने भी पार्टिकल हैं सभी की स्पीड सेम है, उसके जितने भी पार्टिकल हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बॉडी बनता है, तो जितने भी उसके पार्टिकल हैं सभी की स्पीड एक समान है, बिल्कुल चेंज नहीं है, तो वैसे मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो आपको मैं बताया कि रेक्टिलिनियर क्या होता है, तो रेक्टिलिनियर हम एक पॉइंट के बारे में बोलते हैं, पर सर पॉइंट क्या होता है वो आपको आज ही पढ़ाया जाएगा। पॉइंट कब एक ही बॉडी कब पॉइंट मानी जाती है, एक ही बॉडी कब पूरी सिस्टम ऑफ पार्टिकल या बॉडी मानी जाती है, वो कंडीशन बेस्ड होता है। तो अब जरा समझते चलेंगे कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में, देन मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। एंड इफ ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और मैं क्या बताया, उसके सारे के सारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सब क्या है, सेम है इन स्ट्रेट लाइन पाथ, एंड स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल इज सेम, सभी की स्पीड क्या है, सेम होती है, देन मोशन इज कॉल्ड दिस ट्रांसलेटरी मोशन, देन मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो वैसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। देखिए आज पहला क्लास है आपका, इसमें तो आप नए नए नाम से तो जान पहचान होगा ही आपका। अब नए नए नाम से जान पहचान होगा तो वो क्या होता है, उसको किस नाम से पुकारते हैं, क्यों पुकारते हैं, ये आपको सुनना है, कॉपी में लिखना और याद रखना है। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ मोशन में ये दो नाम, एक नाम इसको नंबर 1 पे रखा गया, रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। ये कब, जब कोई पॉइंट या जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करती है, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। फिर से मैं आपको वही एग्जांपल दूंगा कि भाई कोई बस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करती है। आप बोलेंगे सर पिछले बार भी आपने बस का एग्जांपल दिया था, अभी भी बस का एग्जांपल है, तो मैं क्या बताया, कोई बॉडी पॉइंट है या बॉडी है, ये कंडीशन बेस्ड होती है। ये कंडीशन बेस्ड, क्या कंडीशन, उसके लिए आप रेगुलर बने रहिए वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि रेक्टिलिनियर क्या होती है और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। नॉर्मली आप इसको अपने बुक से भी देख लेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल को भी पढ़ लेंगे, वीडियो में सभी कुछ बताने पे वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो ये तो एक तरह की हमारी मोशन हो गई। उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा इसका टाइप क्या होता है। मैं बताया गोल गोल घूमना, जिसका यहाँ पर मैं आपको नाम देने वाला हूँ, जिसका नाम होगा सर्कुलर मोशन। क्या बोलने वाला हूँ, सर्कुलर मोशन। नंबर 2 में सर्कुलर मोशन, और इसको एक नाम से पुकारते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, ये देखिए ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन क्या होता है। सर्कुलर शब्द बनता है सर्किल से, यानी कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सीधी सी बात है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, जैसे वो ऐसे गई फिर वो ऐसे गई, तो ये बिल्कुल गोल गोल घूम रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है, सर्किल में घूम रही है। या कोई बॉडी इस तरह से हमारा ये गई और यहाँ रोटेट कर रही है, ये सर्कुलर पाथ में ये बॉडी भी घूम रही है। तो जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जरा समझिएगा, जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। हमने क्या बोला, इफ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, देन motion of the body is called circular motion। सर्कुलर मोशन, तो वैसे बॉडी के मोशन को हम क्या बोला करते हैं, सर्कुलर मोशन। जरूरी क्या है कि बॉडी अपने सर्कुलर पाथ में घूमे, वो एक पाथ से दूसरे पाथ में भी जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई रोटेटरी मोशन क्या होती है। जैसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रोटेट करती है, घूमती है इस तरह से। जैसे एक लट्टू घूम रहा है, एक लट्टू को, मैं लट्टू समझते हैं आपको, तो नए जनरेशन वाले शायद लट्टू देखे भी नहीं होंगे, लेकिन भाई ये देखना तो चाहिए। तो लट्टू जब घूमती है तो वो बिल्कुल एक नोक पे घूमती है इस तरह से, उसके जो पार्टिकल है वो ऐसे एक से साथ घूमते हैं। उसकी एक एक्सिस होती है जिसके चारों तरफ वो घूमता है। ये एक्सिस कौन है, वो नीचे का जो उसका पॉइंट होता है, उसके चारों ओर ये लट्टू घूमते रहती है। तो उस तरह के मोशन को बोलते हैं हम क्या, रोटेशनल मोशन, यानी रोटेट करना। जिसमें क्या फिक्स होती है, जिसमें जैसे मान लीजिए हमने एक पॉइंट दिया और कोई इसके चारों ओर ऐसा घूम रहा है, इसके चारों ओर घूम रहा है, इसकी परिक्रमा कर रहा है, इसके चारों ओर रोटेट कर रहा है। और यही अगर बहुत सारे पॉइंट हमने बना दिए, बहुत सारे हमने पॉइंट बना दिए इस तरह से, तो ये हो जाती है क्या, एक्सिस। और हम ये बोलते हैं ये पॉइंट 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 मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनी। और इसके चारों ओर जब बॉडी घूमती है तो मैं क्या बोलता हूँ, किसी एक्सिस के चारों ओर घूम रही है, यानी किसी एक्सिस के अलोंग वो
रोटेट कर रही है। तो ऐसे मोशन में जिसमें एक्सिस या पॉइंट फिक्स हो, जिसमें एक्सिस या पॉइंट फिक्स हो सर्कुलर पाथ के, वैसे मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जिसमें कोई बॉडी किसी पॉइंट के चारों ओर घूमे या फिर किसी एक्सिस के अलोंग घूमे, चारों ओर घूमे, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि व्हाट इज रोटेशनल मोशन। तो हमने क्या बोला, इफ बॉडी मूव्स, क्या बोला, इफ बॉडी रोटेट, या चलिए इफ बॉडी रोटेट about a fixed axis, about a fixed point और एक्सिस। अगर कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट या एक्सिस के चारों रोटेट कर रही है तो ऐसे मोशन को, जैसे एक फ़ैन हमारा घूमता है तो वहाँ एक्सिस फिक्स होती है और फैन ऐसे घूमता है, उसके जो सारे पत्ती लगी होती है वो उसके चारों ओर ऐसा घूमती है, तो ऐसे वो क्या करती है, रोटेट कर रही है, क्योंकि उसका एक्सिस फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं बताया इफ बॉडी रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस देन motion is called rotational motion या rotatory motion। यहाँ पर क्या फिक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर या तो पॉइंट फिक्स होना चाहिए या फिर उसकी एक्सिस फिक्स होनी चाहिए। तो वैसे मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। तो ये दोनों का नाम साथ में लिया जाता है, एक हो गया सर्कुलर मोशन, दूसरी क्या हो गई, रोटेटरी मोशन। तो ये हमने दो टाइप पढ़ चुके हैं, एक टाइप और पढ़ेंगे, होती तो बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन ये 3 खास नाम आपको अभी जान लेनी है। क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया आपको रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसका क्या नाम बताया भाई, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और या तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लें, क्योंकि अब हम तीसरी टाइप आपको बताने वाले हैं। तीसरी टाइप में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑसिलेशन के बारे में। ऑसिलेशन, तो अब हम लोग समझेंगे ऑसिलेशन क्या होता है। ओके, यानी कि अब हम लोग तीसरी मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, और इसके साथ पुकारा जाता है जो नाम होता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, और क्या नाम पुकारा जा रहा है, वाइब्रेटरी मोशन। तो ये देखिए भाई, ये ऑसिलेशन क्या होता है, निश्चित तौर पे आप लोग ये नाम सुने होंगे, ऑसिलेशन क्या होता है और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सिंपल रिजिड सपोर्ट से एक पेंडुलम को हमने यहाँ तैयार कर दिया। ये पेंडुलम है, ये स्ट्रिंग लगी हुई है, ये बॉब लगी हुई है। हम इसके ऊपर ऐसा धक्का लगा करके इधर ले जाएं, अगर ऐसा उसको पास अगर ले जाएं तो ये क्या होगा, ये जो पोजीशन होती है मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, मीन पोजीशन बोला करते हैं, इस तरह से। अब इसको जब यहाँ से छोड़ा जाएगा तो ये यहाँ मीन पोजीशन पर आएगा और चलते चलते ये दूसरी तरफ चलाएगा, इस तरीके से ऐसा हो जाएगा, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर वापस ये मीन पोजीशन पर जाएगा, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। ये क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग अपने 11 के एक लास्ट चैप्टर है इसमें ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल ये क्या करता है, ये ऐसा आगे पीछे, जिसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो फ्रॉम मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो फ्रॉम मीन पोजीशन, ये होता है मीन पोजीशन के आगे और पीछे, ये ऐसा चलने लगती है। ना तो ये स्ट्रेट चल रही है, ना तो ये बिल्कुल गोल गोल घूम रही है, ये बस आगे जाती है, कर्व भी हो रही है, स्ट्रेट तो है नहीं, फिर वापस मीन पोजीशन पर, फिर वापस दूसरे तरफ, ये ऐसा ये चलना स्टार्ट कर देती है। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, इस तरह से। अगर इस मास को पकड़ के ऐसा हम खींचते हैं, ऐसा आगे ले जाते हैं और छोड़ते हैं, तो ये भी क्या करती है, मीन पोजीशन पर आती है, वापस दबेगी, फिर ये मीन पोजीशन पे आएगी, फिर वापस जाएगी और ये इस तरह से ये बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे मोशन में ना तो ये पूरी तरह से स्ट्रेट है क्योंकि बैक भी आ रही है, ना तो ये सर्कुलर पाथ में। तो ये जो अपने बार बार ये जो मीन पोजीशन के आगे और पीछे मूव कर रही है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन में है, इस तरह के मोशन को हम बोला करते हैं ऑसिलेशन। क्या बोला करते हैं, ऑसिलेशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तो व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे डेफिनेशन में लिख देता हूं। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, इफ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, इफ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। If a body moves to and fro from its mean position, then motion is called, then motion of the body, then motion of the body is called
इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो वैसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोला करते हैं, जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है अपने मीन पोजीशन से। अब ये तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल बता दिया। अब इसके बाद ये वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, वाइब्रेशन के बारे में हम क्या बोलते हैं, वो जरा ध्यान से सुनेंगे। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देखे होंगे कि आप मंदिर में कभी गए होंगे तो ये घंटा लगा रहता है मंदिर में, इस तरह से घंटा, और यहाँ पर उसकी एक छोटी सी घंटी होती है। अब हम लोग जा करके अगर घंटी को ऐसा ठोकर मारें तो ये पूरा जोर जोर से ऐसा ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से ये आगे जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पर, फिर पीछे आ रहा है। ये पूरा किस तरह के मोशन में है? तो ये ऑसिलेशन में है, ऑसिलेटरी मोशन में है। लेकिन उस घंटी के अंदर लगी वो छोटी सी जो घंटी है, जो पार्ट है, उसको देखेंगे तो वो भी मूव कर रही है, वो भी जस्ट अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रही है, लेकिन वो बहुत फास्ट मूव कर रही है, बहुत तेज़ी से वो आगे पीछे मूव कर रही है। तो वहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? ये जो डिस्टेंस वो कवर करता है, ये जो डिस्टेंस कवर किया ये घंटी, इसको बोला करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड बोलते हैं एम्पलीट्यूड, AMPLITUD, एम्पलीट्यूड, जितना डिस्टेंस से कवर कर रहा है। तो अगर एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाए तो निश्चित तौर पे वो बहुत फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, बहुत फास्ट ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो वैसा ऑसिलेशन जिसकी एम्पलीट्यूड बहुत कम होती है, या फिर जिसमें हम बता सकते हैं जिसमें ऑसिलेशन बहुत फास्ट होता है, जिसमें ऑसिलेशन बहुत फास्ट हो तो हम उसको ऑसिलेशन की जगह क्या बोला करेंगे? वाइब्रेशन। क्या बोला करेंगे? वाइब्रेशन। तो मैं आपको क्या डेफिनेशन यहाँ तैयार कर देता हूँ, दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन हुज एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल। दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जिसकी एम्पलीट्यूड क्या हो गई? जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये इसकी एम्पलीट्यूड है, अमाउंट है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर ये एम्पलीट्यूड बहुत कम हो गई तो हम क्या बोलते हैं उसको? वाइब्रेशन। तो मैं क्या बोला कि ओके, यहाँ पर उसका डेफिनेशन है, that type of oscillatory motion whose amplitude is very small, जिसकी एम्पलीट्यूड बहुत ही कम हो, is called, उसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। is called वाइब्रेटरी मोशन। तो उस तरह के मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन बोला करते हैं। ये हो गया उसका एक एग्जाम्पल। और भी तरह के होते हैं, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, लेकिन समय आने पे आपको सब बताया जाएगा। फिलहाल ये कुछ नाम जो आपको बताए गए कि भाई टाइप्स ऑफ मोशन में कुछ नाम बताए गए, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, और तीसरा आपको बताया वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, इसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ओके, ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ बात। अब मैं आपको बताया कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि भाई पॉइंट मास क्या होता है। पॉइंट मास क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे कि पॉइंट मास क्या होता है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। पॉइंट मास क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक खंभा गड़ा हुआ है, ऐसा ये पोल है, और एक ट्रेन, ये हमारे हाथ में मान लीजिए ट्रेन है जिसके 10 डब्बे हैं। कितने डब्बे हैं? 10। ये ट्रेन अपने स्पीड से इसको पार करता है, और इसके 10 डब्बों को पार करने में, 10 डब्बे को पार करने में मान लीजिए लग जाता है 15 सेकंड का टाइम। 10 डब्बे को पार करने में क्या लग जाता है? 15 सेकंड का समय लग जाता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह अगर मैं 20 डब्बे लगा दूँ तो क्या उसी स्पीड से पार करते समय क्या ये समय चेंज होगा? क्या 15 सेकंड अगर उसी स्पीड से पार कर रही है तो निश्चित तौर पर भाई पहले 15 सेकंड लगा था, बाद में आपको करीब करीब 30 सेकंड लगेगा अगर उसी स्पीड से पार की जाए। तो यहाँ पर इसको पार करने में 15 सेकंड लगा तब था जब उसके 10 डब्बे थे, लेकिन अब मैं ट्रेन के स्पीड को वही रखता हूँ, बस उसके डब्बे की संख्या को बढ़ा देता हूँ, 10 की जगह 20 कर देता हूँ, और इसी पोल को ये पार करता है। पोल कब पार कर जाएगा? जब इसका सबसे लास्ट वाला डब्बा इसको क्रॉस कर जाएगा, तो माना जाएगा पोल वो क्रॉस हो गया। तो निश्चित तौर पर उसकी समय बदल जाती है जब मैं इसके साइज को चेंज करता हूँ। यानी कि इसका जिस समय साइज बदल गया उस समय क्या हुआ? उस समय वो बॉडी, वो जो टाइम था वो भी चेंज हो गया। एक तो ये हमने देखा उस ट्रेन के बारे में। अब देखिए दूसरे तरह से, अगर कोई बॉडी हमारे स्टेशन, पास में स्टेशन है कुमारडूबी, अगर कुमारडूबी से कोई ट्रेन चलना स्टार्ट की और यहाँ से 2000 किलोमीटर मान लीजिए दिल्ली स्टेशन पर जाती है,
यहाँ से वो ट्रेन, कौन सी ट्रेन, 10 डब्बे वाली ट्रेन सुबह 10 बजे यहाँ से खुलती है 10 AM में, और यहाँ से 2000 किलोमीटर ट्रैवल करती है, और वहाँ पर मॉर्निंग में अगले मान लीजिए कि 2 दिन के बाद, हाँ मॉर्निंग में वो पहुँच जाती है 6 बजे, 6 AM पहुँच जाती है। यानी यहाँ से 10 बजे खुली और मान लिया कि अगले दिन वो सुबह 6 बजे पहुँची। कैसे हमें पता चला कि 6 बजे पहुँची? हम यहाँ पर स्टेशन मास्टर को फ़ोन किए, उसने बोला, मैंने पूछा भाई ट्रेन कितने बजे पहुँची वहाँ पर? वो बोलता है 6 बजे ट्रेन स्टेशन पर पहुँच गई, 6 बजे ट्रेन यहाँ पर स्टेशन पर पहुँच गई सुबह 6 बजे। अब उसी स्पीड से हम ये 20 डब्बे वाली ट्रेन को भेजते हैं, जिस स्पीड से हमने 10 डब्बे वाली को भेजा था, सेम उसी टाइम पर हम यहाँ पर उसको, या अलग टाइम पर अगर भेजें, मान लीजिए हम यहाँ से उसको भेजते हैं, चलिए भाई ठीक है, 10 AM में हमने भेजा, और वो 20 डब्बे वाली ट्रेन दिल्ली यहाँ से 2000 किलोमीटर वो कब पहुँचेगी? तो फिर हमने स्टेशन मास्टर को फ़ोन किया, वो बोलता है कि ये भी ट्रेन जो है चूँकि सेम स्पीड से आई, सेम रास्ते से आई, तो ये भी सुबह 6 बजे पहुँच गई। जब रास्ता वही है, स्पीड वही है, तो स्टेशन पर पहुँच गई। अब हमें ये समझ में नहीं आता है भाई, 10 डिब्बे वाली ट्रेन भी 6 बजे पहुँच गई, और फिर उसी के साथ 20 डिब्बे वाली ट्रेन भी 6 बजे पहुँच गई, तो ये तो कैसे हो सकता है? तो हाँ जी, ये हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि उसका ट्रेन का इंजन पहुंचा या ट्रेन का लास्ट वाला डब्बा पहुंचा है, जस्ट प्लेटफॉर्म पे पहुंचने की समय। तो इस दोनों ही केस में अंतर क्या था? पहले केस में जब उसकी ट्रेन की साइज बढ़ी तो उसका समय बदल गया, लेकिन दूसरे केस में जब वो 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ से दिल्ली पहुँचा, या मान लीजिए उससे कम डिस्टेंस भी ट्रैवल करके 1000 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर ट्रैवल करके जब पहुँचा, उस केस में उसने इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया कि उसका डब्बा पहले गया या इंजन पहले गया, उससे कोई मायने ही नहीं रखता है। तो जिस समय साइज़ के चेंज हो जाने से टाइम में फ़र्क पड़ता है, और एक समय टाइम साइज़ के चेंज होने से टाइम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जिस समय साइज़ के चेंज हो जाने से कोई फ़र्क ना पड़े, वैसे उस समय जो बॉडी होगी उसको हम एक पॉइंट की तरह मानेंगे। आप लोग ज़रूर अपने मोबाइल ऐप में आपने देखा होगा, भाई हमें ट्रेन का पता करना है, ट्रेन कहाँ पर पहुँची या ट्रेन अभी कौन से स्टेशन से खुल रही है, तो हम मोबाइल के ऐप में देखते हैं तो उसमें ट्रेन हमें एक पॉइंट के जैसी दिखती है। ऐसा तो नहीं कि अपने हाथ में हम ट्रेन उठा कर रख लेते हैं। ट्रेन हमें कैसे दिखती है? पॉइंट के जैसा, चाहे उस ट्रेन में 2 डब्बे एक्स्ट्रा लगा दो, चाहे उससे 2 डब्बे आप निकाल लीजिए, वो हमें एक पॉइंट के जैसा ही दिखता है। तो ठीक उसी तरह से अगर कोई बॉडी अपने साइज़ की तुलना में, साइज़ होगी मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर, ½ किलोमीटर, लेकिन वो डिस्टेंस कितना कवर किया है? 2000 किलोमीटर। तो जब कोई बॉडी अपने साइज़ की कंपेयर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, दूसरे शब्दों में अगर जिसमें बॉडी के साइज़ के चेंज हो जाने से टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस समय उस बॉडी को हम मानते हैं जस्ट एक पॉइंट मास। जिसमें बॉडी के साइज के चेंज होने से टाइम को कोई फर्क ना पड़े, उसको हम क्या बोला करते हैं? पॉइंट मास। और जिसमें बॉडी के साइज के चेंज हो जाने से टाइम को फर्क पड़ता है, उस समय उसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोला करते हैं? बॉडी। तो एक ही ट्रेन एक केस में बॉडी है जिस समय वो किसी खंबे को पार कर रही है, और एक ही ट्रेन दूसरे सिचुएशन में जिस समय वो हमारे स्टेशन से दिल्ली स्टेशन जा रही है, उस समय उसको क्या माना जा रहा है? एक पॉइंट मास। तो है तो दोनों एक ही, ट्रेन वो भी ट्रेन ये भी, लेकिन क्या डिफरेंस आ गया? फर्स्ट केस में वो अपने साइज की तुलना में कम डिस्टेंस कवर करते हुए दिख रही है, और सेकंड केस में अपने साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हुए दिख रही है। तो पॉइंट मास के लिए ज़रूरी क्या है? पॉइंट मास के लिए ज़रूरी है कि वो अपने साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे। दूसरा मैं क्या बताया कि अगर अपने मैं आपको क्या बताया कि अगर साइज के चेंज होने से टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट मास। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, क्वेश्चन बड़ा फेमस होता है, तो व्हाट इज पॉइंट मास? तो इसका आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ बॉडी कवर पॉइंट मास। क्या हमने बोला? पॉइंट मास। इफ बॉडी कवर वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स साइज। अपने साइज की तुलना में अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, देन बॉडी इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास। तो बॉडी को क्या कंसीडर किया जाता है? एक पॉइंट मास की तरह उसको माना जाता है, एक पॉइंट माना जाता है। अगर वो बॉडी अपने साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, जब मैं आपको बताया एग्जांपल, अभी
ट्रेन वाला एग्जाम्पल कि ट्रेन की डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो 2000 किलोमीटर। तो साइज़ तो भले ही बदल करके यहाँ पर 10 डिब्बे वाली पहुँची या 20 डिब्बे वाली पहुँची, लेकिन दोनों का टाइम तो सेम लगा। अगर सेम रास्ते से और सेम स्पीड से गई तो यहाँ पर टाइम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो ट्रेन उस वक्त मानी जाएगी पॉइंट, और जब खंबे को पार करती है तो उसमें मानी जाएगी बॉडी। ओके, तो ये तो हो गई भाई पॉइंट मास और बॉडी का एक छोटा सा एग्जाम्पल। ओके, पॉइंट मास और बॉडी का एक छोटा सा एग्जाम्पल ये हम यहाँ पर करते हैं। पॉइंट मास क्या होता है और बॉडी क्या होती है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि भाई पहले के ज़माने में मन बहलाने के लिए मोबाइल तो होता नहीं था, उसमें गेम खेल के मन बहला ले, तो उसमें रील्स देख के मन बहला ले, या कभी कभी हमारे वीडियो देख के मन बहला लिया कीजिए, मतलब पढ़ लिया कीजिए। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे इलाके में वो खेला दिखाने वाला आता था, जिसमें एक साइकिल वाला एक एक्सिस के चारों रोटेट करते रहता था, इस तरह रोटेट करते रहता था और वैरायटी के खेल दिखाया करता था। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या बोलता है कि किसी खंबे के चारों ओर एक साइकिल वाला घूम रहा है और अपने साइकिल के हैंडल पे एक मंकी को बैठा हुआ है। जो मैं बात बता रहा हूँ वो जरा आप सोचिए, अपने साइकिल के हैंडल पे एक मंकी को बैठाया हुआ है, लेटाया नहीं हुआ है, बैठाया हुआ है। ऐसा बैठाया कि उसकी पूंछ नीचे लटक रही है, मंकी बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ है, ये स्ट्रेट यानी पूंछ नीचे और सर ऊपर इस तरह से, और वो किसी साइकिल के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगा रहा है। तो बताइए कि उस मंकी को हम पॉइंट मास माने, उस मंकी को हम पॉइंट मास माने या पूरी एक बॉडी माने। तो देखिए अब मंकी बैठा है, लेटा तो नहीं है। अगर मान लीजिए वो खंबे को ही तो पार कर रहा है, खंबे को पार करने में कितना टाइम लग रहा है, तो अगर वो ऐसा ट्रैवल कर रहा है, इस तरह से जा रहा है और खंबे को पार कर रहा है, तो उसकी पूंछ नीचे लटकी, अगर मैं उसकी साइज़ को पकड़ के और उसको खींच के लंबा कर दूं, अगर मैं उसको खींच के लंबा कर दूं, तो क्या पोल को पार करने में, एक्सिस को पार करने में टाइम में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो चूँकि वो लंबा है, लंबा इस तरह से पार करे, ये हमारी छोटी उंगली उसको ऐसा पार करे, या उंगली को 2 गुना कर दो वो पार करे, टाइम तो सेम लगेगा इसको। हाँ, अगर ये ऐसी हो जाती तो उसको टाइम चेंज हो जाता है। यानी बंदर अगर साइकिल पर लेट जाए तो बंदर के साइज़ को अगर हम लंबा कर देते हैं तो टाइम में बदलाव आ जाती है। तो लेटे हुए बंदर को हम बॉडी मानेंगे, लेकिन बैठे हुए बंदर को क्या मानेंगे? पॉइंट मास। क्यों? क्योंकि उसके साइज़ के चेंज हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है समय में, तो उस कंडीशन में उस बंदर को क्या माना जाएगा? पॉइंट मास। तो ये मैं आज आपको बता दिया कि पॉइंट मास क्या होता है और बॉडी क्या होती है। ओके, तो ये तो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम ये एक 3 टाइप और देखेंगे मोशन के बारे में, कि मोशन 3 और टाइप के होते हैं। देखिए क्या क्या, एक्सिस के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ मोशन में आप इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ओके, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। ये समझिएगा, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। डायमेंशन के आधार पर मोशन को 3 और भाग में बांटा गया है। 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन। ये क्या होता है बहुत ध्यान से समझें। जैसे मान लीजिए आप ये एक्सिस तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक्सिस भी किससे मिलकर बने होते हैं? पॉइंट्स से। एक्सिस किससे मिलकर बने होते हैं? पॉइंट्स से। और किसी भी एक्सिस को हमेशा x, y, z के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, x, y, z के रिस्पेक्ट में। और आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर पे मान लीजिए a डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर? a डिस्टेंस पर है, तो इसके पोजीशन लिखते हैं a, 0, 0। क्या होता है? a, 0, 0। अगर कोई बॉडी y पर b डिस्टेंस पर है तो वहाँ पर x और z की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ना तो x की ओर गया ना तो z की ओर, तो 0, b, 0। और अगर कोई पॉइंट z एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ पर x और y की वैल्यू 0 होगी। मान लीजिए ये c डिस्टेंस है तो उसकी कोऑर्डिनेट होगी 0, 0, c। तो पहले आप ये देख लें, जो बिल्कुल स्ट्रेट, ये सब क्या है? एक्सिस। इसमें क्या क्या होते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा एक 3D ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें कि भाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा, जिस एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा उसकी वैल्यू होगी, बाकी दोनों की वैल्यू 0 होगी। मैं आपको बताया कि किसी पॉइंट को x, y, z के रिस्पेक्ट में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो x के ऊपर अगर कोई पॉइंट a डिस्टेंस पर है तो उसकी कोऑर्डिनेट a होगी, बाकी दोनों 0 होगी। y के ऊपर है तो x और z 0 होगी, y की वैल्यू पुट की जाएगी, और z पर है तो x और y 0 होगी और z की वैल्यू यहाँ पर पुट की जाएगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट
पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, अगर मैं आपको बताऊं कि 0,3,0 ये इस कंडीशन में कौन सी एक्सिस बॉडी के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है? ओनली वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस? ओनली वाई एक्सिस। तो ये पोजीशन को देख के बताया जा सकता है। अब सुनते चलेंगे बहुत ध्यान से मेरी बात को। उसके बाद होता है ये प्लेन, ये वाई और जेड से मिला हुआ ये जो स्पेस है, इसको बोला करते हैं वाई जेड प्लेन। क्या बोला करते हैं? वाई जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन में जो पॉइंट्स होंगे उसमें x की वैल्यू 0 होगी। कॉमन सेंस थोड़ा लगाएं, अगर वाई जेड प्लेन में x की वैल्यू 0 है तो एक्स वाई प्लेन में किसकी वैल्यू 0 होगी? एक्स वाई प्लेन में z की वैल्यू 0 होगी। और जेड एक्स प्लेन में किसकी वैल्यू 0 होगी? तो जेड एक्स प्लेन में y की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका लोकेशन ऐसा होगा a, b, 0। यानी कि ये 0 देख के हम समझ गए क्या? 0 देख के हम क्या समझ गए कि यहाँ पर जो z की वैल्यू होगी 0 है, यानी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है ये पॉइंट। अब चलिए हम लोग ध्यान से सुनते हैं कि मोशन के 3 टाइप में क्या क्या हमें नया कुछ सुनना है। ये मोशन के आधार पर यानी कि डायमेंशन के आधार पर किस तरह से मोशन को बांटा गया है। अब देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बॉडी कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। स्ट्रेट लाइन मत समझिए कि हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, चाहे जैसी भी हो सकती है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है, उस केस में बॉडी का जो पोजीशन होगा वो मात्र एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बताएगा, या तो x, या तो y, या तो z, उसके पोजीशन को बताएगा। सिर्फ एक एक्सिस। कब? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में। अब आपको मन में आता होगा कि सर ये तो हमें ऐसा जाता हुआ दिख रहा है। नहीं, देखिए, हमारे अनुसार एक्सिस को हम जैसा चाहें वैसा रोटेट करा दें। हम एक्सिस को जैसा चाहें वैसा रोटेट करा दें। यानी कि अगर हमारी एक्सिस इस तरह से है तो हम चाहें तो उसको ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसे हम एक्सिस को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो आपको ये बता दूं कि व्हाट इज वन डायमेंशन मोशन। चलिए अब सारा डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पर। व्हाट इज वन डायमेंशन मोशन, व्हाट इज टू डायमेंशन मोशन एंड व्हाट इज थ्री डायमेंशन मोशन। ये वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन मोशन क्या है? नंबर 1, वन डायमेंशन मोशन। ये वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? तो इसमें बता दूं कि जब तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई एक बॉडी के पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, या तो x हो, या तो y हो, या तो z हो, कोई एक, या फिर अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, दोनों तरह से वन डायमेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे? इफ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, इफ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट में इसको ST लाइन बोला करते हैं। इफ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन and only one coordinate axis represent the position of body. Only one coordinate axis out of 3, only one coordinate axis out of 3। हमने क्या बोला? if body moves in straight line and only one coordinate axis represent the position of body, then motion is called one dimensional मोशन। तो वैसे मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। क्या कंपलसरी कंडीशन है? बॉडी सीधी लाइन में चलनी चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है। और अगर कोई सीधी लाइन में चलेगी तो उस केस में ऑटोमेटिक ही 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ही उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ओनली एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उस केस में हम उस मोशन को बोला करेंगे वन डायमेंशन मोशन। अब उसी तरह अगर बोलेंगे कि भाई टू डायमेंशन मोशन क्या होता है, इसके एग्जांपल में आपको बस का एग्जांपल लिख सकते हैं। अब बस मूव्स इन ए स्ट्रेट रोड, क्या लिखा हमने? बस मूव्स इन स्ट्रेट रोड। बस कोई सीधी लाइन में, सीधी सड़क पर जा रही है तो उसको बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। उसके बाद इसको नोट करते चले अपने कॉपी में। फिर आपको बताता हूँ व्हाट इज टू डायमेंशन मोशन। ये तो हो गया वन डायमेंशन। अब हम पढ़ने वाले व्हाट इज टू डायमेंशन मोशन। मेरी बात सुने, इस वन डायमेंशन मोशन में बॉडी तो किसी स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, लेकिन टू डायमेंशन में आप क्या बताया कि जहां पर 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस उसके पोजीशन बताएं। जैसे मान लीजिए x, y और z एक्सिस है, तो ये yz प्लेन है, तो yz प्लेन में x की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन y और z की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो इस पॉइंट को कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2। और इसको बोला जाता है प्लेन। क्या बोला जाता है? प्लेन। तो बॉडी जब किसी प्लेन में मूव करे
बॉडी जब किसी प्लेन में मूव करे या बॉडी जिग जैग मोशन में हो, प्लेन में मूव करे या बॉडी जिग जैग मोशन में हो, तो उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन। जिग जैग मतलब अगर मान लीजिए बॉडी ऐसी चल रही है, इस तरह से बॉडी ऐसी चल रही है, अब देखिए यहाँ पर हम पोजीशन देखें, यहाँ पर पोजीशन देखें, यहाँ पर पोजीशन देखें, इसमें हम क्या देखते हैं कि बॉडी आगे भी जा रही है, बॉडी ऊपर भी जा रही है, बॉडी आगे भी जा रही है, बॉडी ऊपर भी जा रही है। यहाँ पर देखिए बॉडी आगे और चली गई, बॉडी ऊपर और चली गई, यहाँ देखिए बॉडी और आगे चली गई, बॉडी और ऊपर चली गई। तो बॉडी के एक तो इसका स्ट्रेट वाला पोजीशन भी बदल रहा है और बॉडी की हाइट भी बदल रही है। इस केस में यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे और ऐसे मोशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन। जहाँ पर दो कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने में, 3 में। व्हेन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखिए हम लिख भी देते हैं यहाँ पर टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन। हमने बताया जिगजैग मोशन बोल दिए, इसको हम क्या बोलेंगे आगे पढ़ेंगे, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे, आप रेगुलर वीडियो देखते रहे, सब कुछ मिलता रहेगा। टू डायमेंशन मोशन क्या होता है, हमने क्या बताया यहाँ पर, इफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आउट ऑफ 3 कितने में, 3 में, इफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आउट ऑफ 3 specify the position of moving body, position of moving body। अगर 3 में दो कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी मूविंग बॉडी के पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं, देन मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। देन मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। तो उससे मोशन को हम लोग वहां पर टू डायमेंशनल मोशन बोला करते हैं। सीधी सी बात है, जब कोई बॉडी किसी प्लेन में मूव करने लगती है, स्ट्रेट लाइन छोड़ करके किसी प्लेन में, वाईजेड प्लेन में, एक्सवाई प्लेन में या जेड एक्स प्लेन में मूव करने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जिगजैग मोशन, या फिर यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ एक क्या बताया, एक नाम कि ऐसे मूव कर रहा है, जहाँ बॉडी आगे की ओर भी बढ़ रही है और उसकी हाइट भी चेंज हो रही है, हाइट कहीं पर बढ़ रही है तो कहीं पर घट रही है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोला करते हैं, टू डायमेंशन मोशन। देखिए मैं आपको ऐसा पढ़ा दे रहा हूँ, आप बुक से भी इसको पढ़ के बुक में भी टिक लगाते रहेंगे, नोट्स करते रहेंगे, उसके एग्जाम्पल को भी आप लगातार पढ़ते रहेंगे। ओके, तो ये तो हो गया आपका टू डायमेंशन मोशन। अब देखिए 3 डायमेंशन मोशन क्या होते हैं, तो ये आप नोट कर लिए, इसको मैं मिटा भी देता हूँ। ये हो गया टू डायमेंशन मोशन। उसके बाद अगला हम पढ़ने वाले हैं 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है। तो अब आपको बहुत आराम से डिफरेंशिएशन तैयार कर सकते हैं कि जब पिछले बार 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस पर स्पेसिफाई करता है, इस बार 3, इस बार कितने एक्सिस स्पेसिफाई करेंगे, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आउट ऑफ 3। इफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आउट ऑफ 3 यानी 3 में 3 स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एक्सिस ऐसा है और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैं आपको बताया कि अगर एक स्ट्रेट लाइन मूव करता है तो 1 डायमेंशन, प्लेन में मूव करता है तो 2 डायमेंशन मोशन, और अगर बॉडी मान लीजिए यहाँ पहुँच गई उड़ते उड़ते हैं इस तरह से, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन था, ये प्लेन था, और ये क्या है, ये स्पेस है। ये क्या है, ये स्पेस है। स्ट्रेट लाइन, प्लेन, स्पेस। स्ट्रेट लाइन मूव करे तो 1 डायमेंशन मोशन, प्लेन में मूव करे तो 2 डायमेंशन मोशन, और अगर स्पेस में देखिए एक्स एक्सिस, एक्चुअली में तो मैं इसको ड्रॉ किया हूँ, एक्चुअली में ये रहा एक्स एक्सिस इस तरह से। ये अब मैं ऐसा लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर उसको बनाया। अब बॉडी मान लीजिए यहाँ पर है, ना तो प्लेन में ना तो स्ट्रेट लाइन में। इस कंडीशन में बॉडी, अगर बॉडी यहाँ पे उड़ रही है, चल रही है, जैसे मान लीजिए कि कोई एरोप्लेन अगर उड़ता है तो ये तो बिल्कुल स्पेस में है, या कोई छोटी सी मक्खी अगर उड़ रही है तो वो क्या, उसके पोजीशन को क्या देखते हैं, एक्स के अनुसार भी बदल रही है, वाई के अनुसार भी बदल रही है और जेड के अनुसार, तीनों के अनुसार उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस उसके पोजीशन के बदलाव को स्पेसिफाई करेंगे। तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोला करते हैं, 3 डायमेंशन मोशन। हमने क्या बोला, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आउट ऑफ 3 स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, इफ इज कॉल्ड 3 डायमेंशन मोशन। या फिर हम क्या बोलते हैं, इफ बॉडी मूव्स इन अ प्लेन। कहाँ पर मूव करने लगे, प्लेन में है। अब प्लेन मतलब एरोप्लेन मत समझ लीजिएगा, प्लेन मतलब ये, if body moves in a plane then motion of the body is called 3 dimensional motion। 3 dimensional
मोशन। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोला करते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन बोला करते हैं। तो बच्चों आज देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा पढ़ें, क्या क्या नाम सुने। अब तुरंत याद तो आपको हो नहीं सकता है, तो थोड़ा उसको प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करें, बोल के प्रैक्टिस करें और उसको याद रखने की कोशिश करें। नोट्स जरूर बनाते चले मेरे साथ। तो मैं आपको क्या बताया कि भाई मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो अगर किसी बॉडी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर चेंज होता है तो उसको मोशन बोलते हैं। और क्या क्या नाम बताया मैं आपको फटाफट बोलता हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे कॉपी से पढ़ लीजिएगा। मैं पहले बताया आपको रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा आपको बताया सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, तीसरा आपको बताया ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। वो मैंने एक पैकेज बना दिया। और एक टाइप्स ऑफ मोशन में आपको बताया कि मोशन 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। वो क्या होता है वो आप यहाँ पर देख चुके हैं कि बॉडी अगर कोई स्ट्रेट लाइन मूव करती है तो 1 डायमेंशनल मोशन है, बॉडी किसी प्लेन में मूव करती है तो वो 2 डायमेंशनल मोशन, बॉडी अगर स्पेस में मूव करती है तो क्या होती है 3 डायमेंशनल मोशन। तो आज भर हम अपनी पढ़ाई को यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहेगा। बहुत कोई का ये डिमांड था, लोग मैसेज करें तो सर आप फिजिक्स के वीडियो बना करके हम लोग को देते रहें ताकि हमारी हेल्प होती रहे, रिवीजन होते रहें, प्रैक्टिस होते रहें। तो मैं आपकी बात को सुन लिया और इस पर पूरी तरह से अमल की जाएगी। थोड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग को जो प्यार मिलता है, आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें तो हमें और भी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी ताकि हम आपके लिए काम करते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देखिए आएगा ही, और अगर नहीं आता तो आप हमें मैसेज कर दिया कीजिए, मैं उसे और भी बढ़िया बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप जरूर से जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद के लिए तैयार रहें और रेगुलर आपको वीडियो इस तरह से हम लोग देते रहें। थैंक यू।